है गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। गाइस, आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो मध्यकालीन भारत के ऊपर होगा। इसमें आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम्स, जैसे कि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अब तक आपने अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देख पाए और अपना जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग कर पाए। इस वीडियो को सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ये आपके लिए, तो इसे देखते रहिए हमारे साथ और बने रहिए हमारे चैनल पे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अरबों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ऑप्शन ए दिया हुआ आपको 712 ईस्वी, बी दिया हुआ आपको 1027 ईस्वी में, सी दिया हुआ आपको 825 ईस्वी में, और डी दिया हुआ आपको 1025 ईस्वी में। तो इसका आंसर आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और उसमें नोट करते जाइए और लास्ट में चेक करना आपके कितने आंसर सही हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरबों ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। और अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था, ये किसके नेतृत्व में किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में इन्होंने आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। और कहाँ पे किया था? सिंध के मुल्तान में। और उस समय वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का शासक था दाहिर, शासन कर रहा था वहाँ पे। सिंध का शासक दाहिर था। इसके समय में अरबों ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार में रहता था? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उतबी, फारूकी और फिरदौसी और अलबरूनी, ये तीनों ही मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहा करते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपको, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, बी दिया हुआ आपको मोहम्मद गौरी और राणा सांगा, सी दिया हुआ आपको मोहम्मद गौरी और राणा कुंभा, और डी दिया हुआ है आपको मोहम्मद गौरी और राणा रतन सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो तराइन का प्रथम युद्ध था यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था ये? 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। तो ध्यान रखना, ये तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। यहाँ पे बात हुई प्रथम युद्ध की। अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो द्वितीय युद्ध था तराइन का, वो किस किस के बीच में हुआ था? वो भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और कब हुआ था वो? इसके एक साल बाद 1192 ईस्वी में हुआ था। और उस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था, पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना है क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रथम युद्ध है तराइन का वो 1191 ईस्वी में हुआ था, और जो द्वितीय युद्ध है वो 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहा है, भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिए हुए आपको ऑप्शन नंबर ए फिरदौसी, बी दिया हुआ आपको महमूद गजनवी, सी दिया हुआ आपको बख्तियार खिलजी, और डी दिया हुआ है आपको मोहम्मद गौरी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहम्मद गौरी था, ये तुर्क साम्राज्य का संस्थापक था भारत में। ठीक है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको मोहम्मद गौरी, बी दिया हुआ है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, सी दिया हुआ है आपको गयासुद्दीन, और डी दिया हुआ है आपको इल्तुतमिश। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लाख बख्श बोलते हैं। ठीक है, लाख बख्श किसे बोलते हैं? जो लाखों का दान देता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा ही व्यक्ति था जो लाखों का दान दिया करता था, इसलिए इसका नाम लाख बख्श रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ आपको इल्तुतमिश, बी दिया हुआ रजिया सुल्तान, सी दिया हुआ आपको बलबन, और डी दिया हुआ आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया था आपका ऑप्शन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया था।
इसे 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 2.5 दिन में ही बन के तैयार हो गया था, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा इसे बोलते हैं। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में करवाया था जब, और इसका निर्माण संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर किया गया था। संस्कृत महाविद्यालय था इसके स्थान पर, उसे तोड़कर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोल रहा है इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चहलगानी था। ऑप्शन नंबर ए दिया आपको घुड़साल से संगठित सवार, बी दिया आपको 40 सरदारों का दल, सी दिया हुआ आपको शासन के मुख्य उत्तराधिकारी, और डी दिया हुआ है आपको व्यापारिक संगठन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 40 सरदारों का दल था ये, इल्तुतमिश द्वारा गठित किया गया था। इसे तुर्कान ए चहलगानी भी हम बोलते थे। 40 सरदारों का दल होता था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको, बोल रहा है एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको इल्तुतमिश द्वारा, बी दिया हुआ है आपको ऐबक द्वारा, सी दिया हुआ है आपको बलबन द्वारा, और डी दिया हुआ है आपको अकबर के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एकता प्रणाली इल्तुतमिश के द्वारा लागू की गई थी पहली बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोल रहा है शमसी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, बी दिया हुआ है आपको मोहम्मद गौरी, सी दिया हुआ है आपको इल्तुतमिश, और डी दिया हुआ है आपको बलबन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इल्तुतमिश ने शमसी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और इल्तुतमिश को ही हम गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका वास्तविक संस्थापक नहीं था, इल्तुतमिश को हम गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। ठीक है, और गुलाम वंश का टाइम पीरियड था आपका 1206 से 1290 तक ये चला था गुलाम वंश। इसका जो पहला शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, और जो दूसरा शासक था वो इल्तुतमिश था। इसे हम वास्तविक संस्थापक मानते हैं इस वंश का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोल रहा है जीतल तथा टंका नामक सिक्के किसने चलवाए। तो ऑप्शन दिए हुए आपको इल्तुतमिश, बी दिया हुआ है आपको बलबन, सी दिया हुआ है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, और डी दिया हुआ है आपको अकबर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इल्तुतमिश ने जीतल तथा टका नामक सिक्के चलाए थे। जो जीतल होता था इसे तांबे के सिक्के को बोलते थे हम जीतल, तांबे के सिक्के को जीतल बोलते थे, और जो चांदी के सिक्के होते थे उन्हें हम टंका बोलते थे। चांदी के सिक्के को टंका, और जो तांबे के सिक्के होते थे उन्हें जीतल बोलते थे। तो एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपसे, तो ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बोल रहा है सुल्तान को नियामत ए खुदाई किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ आपको इल्तुतमिश, बी दिया हुआ आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, सी दिया हुआ आपको गयासुद्दीन बलबन, और डी दिया हुआ आपको अलाउद्दीन खिलजी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गयासुद्दीन बलबन को हम नियामत ए खुदाई कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोल रहा है अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था। तो ऑप्शन दिए हुए आपको अलाउद्दीन खिलजी, बी दिया हुआ आपको गयासुद्दीन बलबन, सी दिया हुआ आपको केकुबाद, और डी दिया हुआ आपको इल्तुतमिश। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। बहुत सारे लड़के जो होते हैं वो क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर लगा देते हैं, जबकि वो आंसर नहीं है इसका। जो पहली बार लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था वो गयासुद्दीन बलबन ने किया था अपने विरोधियों के प्रति। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। दिया हुआ है आपको प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज़ किसने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ऑप्शन दिए हुए अलाउद्दीन खिलजी, बी दिया हुआ है आपको बलबन, सी दिया हुआ आपको मोहम्मद तुगलक, और डी दिया हुआ आपको फिरोज़ तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रसिद्ध फारसी पर्व जो है नवरोज़, इसका प्रारंभ बलबन ने किया था। और इसने नवरोज़ के अलावा 2 प्रथा भी स्टार्ट की थी जिनका नाम था सिजदा और पेबास। सिजदा और पेबास नामक प्रथा भी बलबन ने ही स्टार्ट की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बोला गया है 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद शासक कौन बना।
तो आपको ऑप्शन दिए हुए रुकनुद्दीन, बी दिया हुआ आपको मोहम्मद मंसूर, सी दिया हुआ आपको बहाउद्दीन और डी दिया हुआ के खुसरो। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहाउद्दीन जो है ये नसरुद्दीन महमूद के बाद मृत्यु के बाद में शासक बना था। ठीक है, ध्यान रखना है इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करने वाला शासक था। ऑप्शन दिया हुआ आपको जलालुद्दीन खिलजी, बी दिया हुआ आपको अलाउद्दीन खिलजी, सी दिया हुआ आपको फिरोज तुगलक और डी दिया आपको शेर शाह सूरी। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी की उपाधि दी गई थी। ठीक है, उसने खुद को सिकंदर सानी की उपाधि से सम्मानित किया था और ये अपने आप को दूसरा सिकंदर बोलता था और सिकंदर की तरह ही ये विश्व विजेता बनने का सपना रखता था। ये कहता था कि एक दिन सिकंदर की तरह वो भी विश्व विजेता बनेगा, तो ऐसा हो नहीं पाया। बाकी ये सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को दी थी। ठीक है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बोला गया है, अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर बढ़ाकर कितना किया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/4 के स्थान पर जो खम्स में सुल्तान का हिस्सा है वो 3/4 कर दिया गया था। 1/4 लिया जाता था पहले, अब 3/4 कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुक्त खराज की स्थापना की, यह संबंधित था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व विभाग से संबंधित था यह दीवान ए मुक्त खराज, जिसकी स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि दीवान ए मुक्त खराज की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने की थी इसकी स्थापना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है आपको, सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के आपको ऑप्शन दिए हुए, पहला दिया हुआ आपको अमीर खुसरो, बी दिया हुआ है मलिक काफूर, सी दिया हुआ है आपको बेजू बावरा और डी दिया हुआ है आपको तानसेन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमीर खुसरो को तबले और सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। यहाँ पे बात हुई आपकी अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो का जो मूल नाम था वो मोहम्मद हसन इसका मूल नाम था। मोहम्मद हसन कहा जाता है अमीर खुसरो का मूल नाम था ये। तो एग्जाम में पूछा जाता है आपसे अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा मोहम्मद हसन। इसे तूतीय हिंद यानी कि भारत का तोता भी कहा जाता है। तूतीय हिंद कहा जाता है जिसे भारत का तोता कहते हैं हम। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके दो नाम है, मोहम्मद हसन इसका मूल नाम है और इसे तूतीय हिंद यानी कि भारत का तोता भी कहा जाता है, जिसने सितार और तबले का आविष्कार किया है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 19, बदीर और मुनहियन संबंधित है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको राजस्व विभाग से, बी दिया हुआ है आपको सैन्य विभाग से, सी दिया हुआ है आपको गुप्तचर विभाग से और डी दिया हुआ है आपको कृषि विभाग से। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बदीर और मुनहियन जो थे ये गुप्तचर विभाग से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बोल रहा है, तुगलक वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको जोना खां, बी दिया आपको फिरोज शाह तुगलक, सी दिया हुआ मोहम्मद तुगलक और डी दिया हुआ गयासुद्दीन तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गयासुद्दीन तुगलक था, ये तुगलक वंश का संस्थापक था। जो गयासुद्दीन तुगलक था ये 1320 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पे बैठा था और इस जो तुगलक वंश था इसका जो शासन था वो 1320 से 1398 ईस्वी तक चला था। 1320 से 1398 ईस्वी तक तुगलक वंश ने राज किया था दिल्ली की सल्तनत पे। और जो गयासुद्दीन तुगलक था ये तुगलक वंश का संस्थापक था जो 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और गयासुद्दीन तुगलक ही पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, पहली बार जो नहरों का निर्माण करवाया था वो गयासुद्दीन तुगलक ने ही करवाया था। और कहते हैं कि इसके शासनकाल में 29 बार मंगोल आक्रमण हुए थे और 29 बार ही इसने मंगोल आक्रमण को विफल किया था। ठीक है, 29 आक्रमण हुए थे मंगोलों के और सभी इसने विफल कर दिए थे। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है आपको, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए कदम जो असफल रहे। पहला दिया हुआ राजधानी परिवर्तन, बी दिया हुआ आपको सांकेतिक मुद्रा,
सी दिया आपको खुरसाना अभियान और डी दिया हुआ है आपको ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी कदम जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए थे ये सभी असफल रहे थे। पहला था आपका राजधानी परिवर्तन, जो इसने दिल्ली से देवगिरी की थी। पहले राजधानी दिल्ली थी, वहाँ से इसने देवगिरी कर दी थी इसकी राजधानी, और उसे नाम दिया था दौलताबाद। देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद रख दिया था इसने मुद्रा भी परिवर्तित की थी। मुद्रा में क्या किया था इसने, इसने तांबे और पीतल के सिक्के चलवाए थे यहाँ पे, और उनका जो मूल्य था वो चांदी के सिक्के के मूल्य के बराबर रख दिया था। तो सभी लोगों ने अपने घर पे ही सिक्के बना लिए थे और उन्हें बाज़ारों में यूज़ कर रहे थे वो। ठीक है, तो ये भी इसकी एक असफलता का कारण था। और जो इस मोहम्मद बिन तुगलक था, इसे अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण स्वप्नशील, रक्त पिपासु और पागल कहा जाता था। 3 नाम ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, रक्त पिपासु और पागल कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था कि इसमें से किस राजा को स्वप्नशील कहा जाता है। तो ऑप्शन दिए हुए थे आपको, तो मोहम्मद बिन तुगलक सही करना था उसमें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है आपको, बोल रहा है इसमें दीवान ए कोही किस विभाग का दूसरा नाम था। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको राजस्व विभाग, बी दिया हुआ है आपको कृषि विभाग, सी दिया हुआ है आपको विदेश विभाग और डी दिया हुआ है आपको गुप्तचर विभाग। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो दीवान ए कोही था ये कृषि विभाग का दूसरा नाम था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपको बोल रहा है इब्न बतूता को किसने चीन के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको ऑप्शन दिए हुए मोहम्मद बिन तुगलक, बी दिया हुआ आपको फिरोज शाह तुगलक, सी दिया हुआ आपको अलाउद्दीन खिलजी, डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चीन के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है आपको, रहला नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो ऑप्शन दिए हुए आपको इब्न बतूता द्वारा, बी दिया हुआ आपको अमीर खुसरो के द्वारा, सी है आपका हसन निज़ामी के द्वारा, डी दिया होगा मिन्हास के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो रहला पुस्तक थी ये इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बोल रहा है किस सुल्तान के काल में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। आपको ऑप्शन दिए हुए बलबन, बी दिया हुआ आपको अलाउद्दीन खिलजी, सी दिया हुआ आपको मोहम्मद बिन तुगलक, डी दिया हुआ आपको फिरोज तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विकास हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बोल रहा है जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था। तो आपको ऑप्शन दिए हुए मोहम्मद बिन तुगलक, बी दिया आपको फिरोज शाह तुगलक, सी दिया आपको औरंगज़ेब और डी दिया हुआ है आपको बलबन। तो जजिया कर पहली बार किसने लगाया था, आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 27 आपको बोल रहा है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान खैरात किससे संबंधित था। ऑप्शन ए दिया हुआ गरीबों की सहायता से, बी दिया हुआ आपको रोजगार से, सी दिया हुआ आपको दवाखानों से और डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गरीबों की सहायता से दीवान खैरात संबंधित था, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात की स्थापना की थी। एग्जाम में पूछा था दीवान खैरात की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपको बोल रहा है खिज्र खां के पश्चात सैयद वंश का शासक कौन बना। तो ऑप्शन दिए हुए आपको मुबारक शाह, बी दिया हुआ आपको आलम शाह, सी दिया आपको फिरोज शाह और डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी खिज्र खां के पश्चात सैयद वंश का संस्थापक मुबारक शाह बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बोल रहा है निम्न में से कौन सैयद वंश का शासक था। ऑप्शन ए दिया आपको खिज्र खां, बी दिया आपको मुबारक शाह,
सी दिया हुआ है आपको मोहम्मद शाह और डी दिया हुआ आपको ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी व्यक्ति जो थे सैयद वंश के शासक थे। ये खिज्र खां भी शासक था यहाँ का, मुबारक शाह और मोहम्मद शाह भी यहाँ के शासक थे। और यहाँ पे बात हुई आपकी सैयद वंश की, तो सैयद वंश का जो टाइम पीरियड था वो 1414 से 1451 तक का इसका टाइम पीरियड था। इतने टाइम तक इस वंश ने शासन किया था यहाँ पे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आपको दिया हुआ है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन दिए हुए आपको बहलोल लोधी, बी दिया हुआ आपको सिकंदर लोधी, सी दिया हुआ आपको इब्राहिम लोधी और डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहलोल लोधी जो था ये लोधी वंश का संस्थापक था। जो बहलोल लोधी था 1451 में लोधी वंश का शासक बना था, ठीक है, ध्यान रखना इसे। और ये कब तक चला था? 1526 तक। जो इब्राहिम लोधी था इसके शासन पीरियड तक चला था और ये बाबर से हार गया था बाद में। तो 1526 में बाबर ने आक्रमण किया था भारत पे और दिल्ली सल्तनत को छीन लिया था इनसे। तो यहाँ से जो 1526 है यहाँ से आपका मुग़ल काल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है आपको, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का युद्ध किससे हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए दिया आपको इब्राहिम लोधी, बी दिया आपको सिकंदर लोधी, सी दिया आपको सिकंदर सूर, डी दिया हुआ आपको फिरोज शाह तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाबर ने 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी से युद्ध लड़ा था। और बाबर ने भारत में कुल टोटल 4 युद्ध लड़े थे। तो वो जो प्रमुख युद्ध है वो आपको बता देता हूँ मैं। पहला युद्ध था इसका पानीपत का युद्ध, जो 1526 ईस्वी में इसने लड़ा था। और इसमें कौन कौन थे? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में ये हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था ये युद्ध और इसमें बाबर विजयी हुआ था, ठीक है। अगला युद्ध था इसका खानवा का युद्ध, 1527 ईस्वी में लड़ा गया था इसे। ये था आपका बाबर और राणा सांगा के बीच में, ठीक है। इसमें भी बाबर विजयी हुआ था आपका। अगला था चंदेरी का युद्ध, ये 1528 ईस्वी में से लड़ा था। ये था बाबर और मदनी रॉय के बीच में, था ये। इसमें बाबर विजयी हुआ था चंदेरी के युद्ध में भी। अगला है आपका घाघरा का युद्ध, ये हुआ था 1529 ईस्वी में। ये था बाबर और अफगानों के बीच में, इसमें भी बाबर विजयी हुआ था, ठीक है। तो टोटल 4 युद्ध लड़े थे इसने। 1526 में पानीपत का युद्ध था, 27 में आपका खानवा का युद्ध था, 28 में चंदेरी का और 29 में घाघरा का युद्ध लड़ा था। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो आप इन युद्धों को एक ट्रिक से याद कर सकते हो, पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहन के। ये इसकी ट्रिक है, पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहन के। तो इससे पानी से आ जाएगा पानीपत का युद्ध, खाना खाकर तो खानवा का युद्ध हो जाएगा, चंदेरी से चंदेरी का युद्ध हो जाएगा, घाघरा पहनकर तो घाघरा का युद्ध हो जाएगा। और इनका टाइम पीरियड आपको 26, 27, 28 और 29। सिंपल है ये। 1526 में युद्ध स्टार्ट हुआ था और 29 में ख़त्म हो जाएंगे और 30 में बाबर की मृत्यु हो जाएगी। और सभी युद्ध में बाबर विजयी हुआ था, ठीक है। तो सिंपल है ये, आप ध्यान रख लेना इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है आपको, आगरा शहर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए दिया आपको बहलोल लोधी द्वारा, बी दिया आपको फिरोज शाह तुगलक द्वारा, सी दिया आपको सिकंदर लोधी द्वारा और डी दिया आपको इब्राहिम लोधी द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, ठीक है। ध्यान रखना इसे, सिकंदर लोधी ने की थी आगरा शहर की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है आपको, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपको ऑप्शन दिए हुए हरिहर द्वारा, बी दिया आपको बुक्का द्वारा, सी दिया आपको ए और बी दोनों, डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों द्वारा हरिहर
और बुक्का दोनों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और कब की थी ये? 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर साम्राज्य की उस टाइम राजधानी क्या थी? हम्पी उसकी राजधानी थी। और कौन सी नदी के किनारे था ये? तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर बसा हुआ था। कृष्णा नदी तुंगभद्रा नदी के किनारे ये बसा हुआ था। इसकी जो स्थापना थी वो हरिहर और बुक्का नामक व्यक्तियों ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर में शासन किया। ऑप्शन ए दिया आपको संगम वंश, बी दिया आपको सुलू वंश, सी दिया आपको तुलु वंश और डी दिया आपको ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सभी ने विजयनगर साम्राज्य में शासन किया है। संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, इन सभी ने विजयनगर साम्राज्य में शासन किया है। इसके अलावा एक वंश और है आपका आरवीडू वंश। आरवीडू वंश ने भी विजयनगर साम्राज्य में शासन किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना चारों वंश, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आरवीडू वंश, ये चारों जो वंश थे इन्होंने विजयनगर साम्राज्य में शासन किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपको बोल रहा है, राजा कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको ऑप्शन दिए हुए सालू वंश, बी दिया हुआ आपको तुलु वंश, सी दिया आपको संगम वंश, डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो राजा कृष्णदेव राय थे ये तुलु वंश से संबंधित थे। ठीक है, और ये तुलु वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है आपको, पुर्तगाल का यात्री नुनीज किसके दरबार में आया था। ऑप्शन ए दिया आपको कृष्णदेव राय, बी दिया आपको देवराय द्वितीय, सी दिया आपको मल्लिकार्जुन और डी दिया आपको देवराय प्रथम। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मल्लिकार्जुन के दरबार में आया था पुर्तगाल का यात्री नुनीज, यह मल्लिकार्जुन के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है आपको, अब्दुल रज्जाक 1442 ईस्वी में अपनी भारत यात्रा के दौरान किसके दरबार में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए दिया आपको कृष्णदेव राय, बी दिया हुआ है आपको देवराय द्वितीय, सी दिया हुआ है आपको मल्लिकार्जुन और डी दिया हुआ है आपको देवराय प्रथम। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि देवराय द्वितीय के दरबार में अब्दुल रज्जाक आया था जब उसने भारत की यात्रा की थी। ठीक है, 1442 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है आपको, कुतुब शाही किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको अहमदनगर, बी दिया हुआ आपको गोलकुंडा, सी दिया हुआ आपको बीदर और डी दिया हुआ आपको बरार। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुब शाही जो है ये गोलकुंडा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है, सर्वप्रथम तोप तथा बंदूक का प्रयोग करने वाला शासक था। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको फिरोज शाह तुगलक, बी दिया हुआ आपको इब्राहिम लोदी, सी दिया हुआ आपको हुमायूं और डी दिया हुआ आपको बाबर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सर्वप्रथम तोपों और बंदूकों का प्रयोग बाबर ने किया था। ठीक है, कौन से युद्ध में किया था? 1526 के इसके बाबर और इब्राहिम लोदी के इसमें जो युद्ध हुआ था पानीपत का युद्ध, उसमें इसने तोपों और बंदूकों का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है आपको, खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खानवा का युद्ध बाबर और महाराणा राणा सांगा के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। और इसमें कौन विजयी हुआ था? बाबर विजयी हुआ था इसमें। ठीक है, और इसी युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि से खुद को सम्मानित किया था या धारण की थी इसने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है आपको, हुमायूं नामा की रचना किसने की। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको रोशन आरा, बी दिया हुआ आपको नूरजहाँ, सी दिया हुआ आपको जहाँ आरा, डी दिया हुआ आपको गुलबदन बेगम। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हुमायूं नामा की रचना की थी आपकी गुलबदन बेगम ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है आपको, अकबर का दरबारी इतिहासकार था। ऑप्शन ए फैजी, बी दिया आपको अबुल फजल, सी दिया हुआ आपको बंदा यूनी और डी दिया हुआ है आपको बिरबल। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अबुल फजल जो था ये अकबर का दरबारी इतिहासकार था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 आपको बोल रहा है, राजा मानसिंह किस राज्य से संबंध रखते थे। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए आम्बेर या आमेर,
बी दिया हुआ आपको कोटा, सी दिया हुआ आपको मारवाड़, डी दिया हुआ है आपको मेवाड़। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो राजा मानसिंह थे ये आम्बेर या आमेर राज्य से संबंधित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए दिया आपको बाबर चंदेरी का युद्ध, बी दिया आपको हुमायूं चौसा का युद्ध, सी दिया आपको जहांगीर धर्मत का युद्ध, डी दिया आपको शेरशाह मारवाड़ का युद्ध। तो कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन इसमें सही नहीं है वो आपको बताना है। बाबर था, इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा था, और कब लड़ा था? 1528 ईस्वी में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा था। ठीक है, अगला दिया आपको हुमायूं। हुमायूं ने चौसा का युद्ध लड़ा था, कब लड़ा था ये? 1539 ईस्वी में। किसके साथ लड़ा था? शेरशाह सूरी के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और जो चंदेरी का युद्ध था ये मदेनी रोय और बाबर के बीच में हुआ था। मदेनी रोय और बाबर के बीच में हुआ था ये। और जो चौसा का युद्ध था ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था 1539 ईस्वी में। अगला दिया हुआ है आपको जहांगीर धर्मत का युद्ध। ये आपका क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। जहांगीर ने धर्मत का युद्ध नहीं लड़ा था। ऑप्शन डी दिया आपको शेरशाह मारवाड़ का युद्ध। ये कब हुआ था? ये 1544 ईस्वी में शेरशाह ने लड़ा था ये युद्ध। ठीक है, मारवाड़ का युद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहांगीर धर्मत का युद्ध, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपको दिया हुआ है, औरंगजेब ने जजिया कर कब लागू किया था? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको 1668 ईस्वी में, बी दिया आपको 1678 ईस्वी में, सी दिया आपको 1670 ईस्वी में, और डी दिया आपको 1679 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर लागू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपको बोल रहा है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको अकबर, बी दिया हुआ आपको जहांगीर, सी दिया हुआ है आपको शाहजहां, और डी दिया हुआ है आपको औरंगजेब। 46 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब को हम जिंदा पीर बोलते हैं। तो आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है 1-2 बार और आगे भी आने की संभावना है इसकी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है आपको, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको रायगढ़, बी दिया आपको कालानौर, सी दिया आपको रायचूर, और डी दिया हुआ है आपको आगरा। तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो रायगढ़ में हुआ था, रायगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपको बोल रहा है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको समर्थ रामदास, बी दिया हुआ है आपको दादाजी कोंडदेव, सी दिया हुआ है आपको शाहजी भोसले, और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दादाजी कोंडदेव जो थे ये शिवाजी के राजनीतिक गुरु भी थे और संरक्षक भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपको दिया हुआ है, शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ आपको मीराबाई से, बी दिया आपको चांद बीबी से, सी दिया आपको जीजाबाई से, और डी दिया आपको हजरत महल से। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीजाबाई से शिवाजी सबसे अधिक प्रभावित थे। ठीक है, ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपको बोल रहा है, मराठा प्रशासन में पागा क्या होता है? ऑप्शन ए बोल रहा है आपको स्वतंत्र सैनिक, बी दिया हुआ है आपको राज्य आश्रित सैनिक, सी दिया हुआ है आपको पेशेवर सैनिक, और डी दिया आपको दूसरे देश के सैनिक। तो मराठा प्रशासन में पागा का अर्थ होता है आपका राज्य आश्रित सैनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो गाइस हमने ये 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हमारे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, और पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो और अभी तक आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देख पाए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू।